हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2014 में जो सीडीपी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो देखी है उनको तो पता होगा, जो नहीं देखे हैं वो लोग जा कर के देख लेंगे, क्योंकि यूपी टेट का पेपर जब से स्टार्ट हुआ है यानी 2011 से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने इससे पहले की भी वीडियो में आप सभी को बताया था कि अगली बार जो 23 जनवरी 2022 को जो यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, वो 2017 पेपर का 70 से 80% क्वेश्चन ऑप्शन के साथ एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन और ऑप्शन भी था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो 2011 वाला पेपर देख लेंगे। 2013 का भी मैंने पूरा साल करवा दिया है और आज से हम लोग 2014 का स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, 30 क्वेश्चन होता है जैसा कि मैंने बताया, बट मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दे रही हूँ, क्योंकि 30 क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ। जैसे चारों ऑप्शन होता है तो उसको डिटेल में बताती हूँ। तो कुछ जो टाइम है, टाइम पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मैं 10-10 क्वेश्चन ले रही हूँ। और इस तरह से आप लोग भी आराम से 10-10 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग अपना जो है फीडबैक दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए कि 10 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है जन्मजात तथा अर्जित, डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ये क्या होता है ये आपको आंसर करना है। तो आप लोग अपने आंसर करिए। ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है जन्मजात तथा अर्जित, डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण होता है वो जन्मजात तथा अर्जित होता है, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अब ये जन्मजात अर्जित के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जो है अभिप्रेरणा को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला जो है जन्मजात है और दूसरा अर्जित है। ठीक है दोस्तों, जन्मजात वो होता है जो जन्म से मिलता है, जैसे भूख है, प्यास है, विश्राम है और नींद है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जन्मजात में आती हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से कौन सा जन्मजात नहीं है, तो 3 आपको जन्मजात दे देगा, 1 अर्जित दे देगा। तो आपको इस तरह से ट्रिक करना होगा। इसलिए मैं उस क्वेश्चन के ऑप्शन से रिलेटेड आपको अदर बता रही हूँ कि अगर उस क्वेश्चन को चेंज करके वहाँ से अदर कोई क्वेश्चन बना रहा है तो आप लोग उसे कर लें। अर्जित की दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे, तो अर्जित अभिप्रेरणा वो जैसे सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो अर्जित जो इन्वायरमेंट से अर्जित की जाती हैं यानी ली जाती हैं। ये जन्मजात से आप समझ पा रहे होंगे, जन्म से ही होता है। तो इस चीज़ को आपने समझ लिया। एक ही अगर हम बात करें स्वाभाविक और कृत्रिम, ये क्या चीज़ है, तो दोस्तों इसको थॉमसन ने अभिप्रेरणा को 2 प्रकार बताया था, स्वाभाविक और कृत्रिम। इसको थॉमसन ने भी बताया था। और स्वाभाविक क्या होती है दोस्तों, ये जैसे खेलना, सुख प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें जो है स्वाभाविक में आती हैं। और कृत्रिम में जैसे पुरस्कार है, प्रशंसा है, दंड है, ये सारी कृत्रिम में आती हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग कर लेंगे। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण क्या होता है, तो दोस्तों ये जन्मजात तथा अर्जित होता है। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है शून्य, डी है ये सभी। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण पहले हम लोग जानेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों देखिए, जब किसी एक विषय का ज्ञान, ठीक है, किसी दूसरे विषय में वो आपको सहायता करे या फिर बाधा उत्पन्न करे, तो ये सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप हिंदी या संस्कृत को ले लो, अगर आपको किसी एक का नॉलेज है, तो अगर आप संस्कृत कर रहे हो या फिर हिंदी कर रहे हो तो वो आपको मैच करेगा। ठीक है, तो आप कोई बाधा तो नहीं होगी। जैसे आपने हिंदी पढ़ा है, अब आपको संस्कृत पढ़ना है तो आपको हेल्प करेगा ना, बाधा तो नहीं होगी। अगर आप हिंदी पढ़ के उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको बाधा करेगी। तो सीखने का स्थानांतरण इसी को बोलते हैं। तो दोस्तों, ये सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। और ये जो है क्षैतिज भी होता है, ऊर्ध्व भी होता है, द्विपार्श्विक भी होता है। इसकी मैं अलग से सीखने का स्थानांतरण से रिलेटेड एक अलग से वीडियो दूंगी, उसमें सारी डिटेल आप लोग देख लेना। यहाँ पे दोस्तों मैं पेपर को सॉल्व करवा रही हूँ, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी होगा, क्योंकि सकारात्मक भी होती है, सीखने का जो स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, और ये जो क्षैतिज भी होता है, ऊर्ध्व भी होता है, द्विपार्श्विक भी होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत दोस्तों आप जानते होंगे। ऑप्शन ए है
मनोविश्लेषणवाद, बी है, यहाँ पे बी आपका रहेगा सी, बी है संबंधवाद, सी है व्यवहारवाद, डी है गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या कौन करता है? तो दोस्तों ये गेस्टाल्टवाद करता है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीखने के अंतर्दृष्टि या इसको सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसका जो प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था दोस्तों, इसलिए सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके अनुसार व्यक्ति जो है संपूर्ण स्थिति को भी अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है और फिर वो अपनी सूझ और अनुभव के द्वारा उस परिस्थिति या फिर समस्या का समाधान करता है। दोस्तों इस सिद्धांत का प्रयोग जो है वो सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। किसका? अंतर्दृष्टि का, ठीक है, सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, बी है स्किनर, सी है एबिंगहॉस, डी है बॉर्टलेट। तो दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था, ये हमें बताना है। तो दोस्तों निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है ये कौन किया था? एबिंगहॉस ने किया था, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था सीखने की सामग्री के रूप में, ये प्रयोग करने को इन्होंने बोला था, ठीक है। उनके अनुसार जो है निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। इनका कहना था कि जैसे निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान होता है। तो ये एबिंगहॉस हमारा कंप्लीट हो यानी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन ए है पावलोव ने, बी है स्किनर ने, सी है थॉर्नडाइक ने, डी है कोहलर ने। तो दोस्तों सीखने का नियम किसने दिया? आप लोग भी अपने आंसर करिए कमेंट बॉक्स में, किसने दिया। और दोस्तों जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको, देखिए दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम या फिर नोटिफिकेशन यूपी टेट 2023 के लिए उसका वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। दोस्तों बिल्कुल नहीं, अगर आप ये वेट कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद हम लोग तैयारी में लगेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। जब तक आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है, 1 महीने 2 महीने मिलेगा, तो आप उसमें से कितना कर पाएंगे? आपका सिलेबस देखने में ही या फिर कवर करने में ही चला जाएगा। तो इस तरह से आप धीरे धीरे 1 घंटे 2 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तब आपको उस टाइम पता चलेगा। तो आप लोग अभी से, मेरा कहना है दोस्तों, आप लोग अभी से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब 1-2 नंबर से क्वालिफाई होने से रुक जाता है ना बच्चों का, तो उसका हर्ट वो जिनका होता है वो लोग समझते होंगे। तो मेरा यही कहना है दोस्तों, आप लोग वेट मत करिए नोटिफिकेशन का या फिर एग्ज़ाम डेट का, आप लोग अभी से लग जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सीखने के नियम किसने दिए थे? पावलोव ने या फिर स्किनर ने या फिर थॉर्नडाइक ने या फिर कोहलर ने। तो दोस्तों सीखने का नियम जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इनका अब हम इनकी थोड़ा बात करें तो थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम था वो एडवर्ड थॉर्नडाइक था। दोस्तों यहाँ पे मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बता दे रही हूँ, बस आप लोग नोट कर लीजिएगा। थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक था और ये कहाँ के थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। पावलोव की बात करें तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। स्किनर की बात करें दोस्तों तो ये इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था अपना, और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था। कोहलर ने वनमानस पे किया था, चिंपैंजी, ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उन्होंने किया था। इन्होंने ही सूझ का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, थॉर्नडाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना है। ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी है ये सभी। सीखना है तो दोस्तों ये व्यवहार में भी परिवर्तन है, ए भी हमारा करेक्ट है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, यानी ऑप्शन डी जो है ये सभी, ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन ए है तत्परता, बी है अभिवृद्धि, सी है गतिशीलता, डी है आनुवंशिकता। दोस्तों शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? इसको जो दोस्तों है शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया गया है, ये बताना है कि किसने दिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसने दिया? डीवी द्वारा या फिर गिलफर्ड द्वारा या फिर क्रूज द्वारा या फिर रॉस द्वारा।
तो दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये रॉस द्वारा दिया गया है, ये कथन जो है रॉस द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये तो नहीं है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, नहीं है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं दोस्तों, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि बाल मनोविज्ञान के अंदर जो बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक होता है, या फिर बालक सामान्य से विशिष्ट होता जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो ये पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं 10 क्वेश्चन ले रही हूँ, 30 क्वेश्चन आपका CDP में पूछता है, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन को लेकर के मैं डिटेल में बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो दोस्तों आपका टाइम भी कम रहे और आपको जो है कंटेंट भी अच्छा मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, तो वो अच्छी बात है दोस्तों। और ये लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए है अच्छा शिक्षक, बी है बालक, सी है शिक्षण प्रक्रिया, डी है विद्यालय। तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु जो है वो बालक होता है, यानी ऑप्शन बी जो है ये हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन और व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है और उनके अनुसार ही उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। किसके अनुसार, बालक के अनुसार, ताकि उनका विकास जो है वो सकारात्मक हो सके। तो दोस्तों ये थे इस सीरीज के 10 क्वेश्चन और इसका जो पार्ट 2 है यानी 11 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट सीरीज में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इन 10 क्वेश्चन में आप कितना कर पाए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।